नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने फेज़ रूल का डेरिवेशन पढ़ा और फेज़ क्या होता है, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये सभी लोग समझ गए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, दैट इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ आपके सामने एक फेज डायग्राम है जो वाटर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, दीज आर थ्री कर्व्स। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है एग्जिस्ट कर सकता है H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O वेपर। तीनों फॉर्म एक साथ, तीनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब कोई दो वेरिएबल जो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर लगते हैं वो फिक्स हों। अगर ये फिक्स होंगे, अगर हमें कोई भी चेंज ना करें, अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो कोई भी एक फेज़ हमारा ख़त्म हो सकता है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फेज रूल से हम C-P+2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर एज ए फिक्स्ड हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कर्व की बात करते हैं तो OB हमारा यहाँ पर तीन फेज है, चूँकि H2O सॉलिड जो COB एरिया में बनाया गया है, जबकि AOC एरिया में H2O लिक्विड, जबकि BOA एरिया ये वेपर फेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो पॉइंट O है वो ट्रिपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर तीनों कर्व आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ट्रिपल पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि तीनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O वेपर। हम यहाँ पर जब कर्व बनाते हैं तो बी हमारा जो है ये माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, प्योर जीरो टेम्परेचर पे। वो पॉइंट हमारा 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि यहाँ पर अंडर प्रेशर है 4.58 मिलीमीटर प्रेशर। T1 और T2 दीज आर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर आर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज TB यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। TC is the critical temperature. Above this temperature only one phase may exist and another phase cannot be justified or studied. इसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर भी होता है 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर के ऊपर केवल एक ही फेज रह पाएगा, वो सिर्फ सॉलिड ही रहेगा और इसके ऊपर हम कोई स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फेज रूल केवल इक्विलिब्रियम को ही बताता है, तो हमारा इक्विलिब्रियम है सिंगल इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम को शो करता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यूज़ दी गई वेरिएबल्स, टेम्परेचर ये नॉट टू द स्केल है, वेपर प्रेशर ये भी नॉट टू द स्केल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिलीमीटर प्रेशर में। हम यहाँ पर एरिया की बात करें, कर्व की बात करें, देखेंगे कितने प्रकार कर्व हो रहे हैं। कर्व OA इस ग्राफ में देखें, कर्व OA इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व या फिर वेपराइजिंग कर्व। वेपराइजिंग कर्व भी बोलते हैं, वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर आप देख रहे होंगे कि इसका जो हमारा इंटरसेप्ट है वो नीचे की ओर बढ़ना है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर कर्व प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, इसलिए वेपर प्रेशर कर्व या वेपराइजेशन कर्व कहा गया है। अलॉन्ग दिस कर्व H2O लिक्विड एंड H2O वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। दूसरा कर्व हमारा OC ले लें, इसे हम फ्यूजन कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ H2O सॉलिड सीधी कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड में। इनके बीच इक्विलिब्रियम है H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड। जबकि कर्व OB लेंगे तो यहाँ पर H2O सॉलिड और H2O वेपर के बीच में है, इसे हम सब्लिमेशन कर्व बोलेंगे, क्योंकि सब्लिमेशन या बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सॉलिड से सीधे वेपर में या वेपर से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। कुल मिला के यहाँ पर तीन कर्व हैं। चौथा जो कर्व है वो मेटा स्टेबल कर्व है, जहाँ पर सुपर कूल्ड लिक्विड और वेपर के बीच हम मानते हैं। इस कंडीशन OA डैश है हमारा, ये मेटा स्टेबल कर्व है, सुपर कूल्ड लिक्विड और वेपर फेज के बीच है। तीसरा हम जो कर्व देख रहे हैं वो है ट्रिपल पॉइंट हो, जहाँ पर तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ तीन है, OCB जिसमें H2O सॉलिड है, क्योंकि एरिया के लिए दो वेरिएबल होना ज़रूरी है, यानी X एंड Y एक्सिस पे जैसे लेंथ एंड विड्थ, उसी तरह से X एंड Y एक्सिस के लिए अगर देखें तो दो वेरिएबल्स टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि एरिया हमारे किसी दो वेरिएबल्स को ही फॉलो करेगी। तो इसमें एरिया हमारा OBC दो डायमेंशंस पे है, H2O सॉलिड, जबकि COA हमारा H2O लिक्विड एरिया को शो कर रहा है, BOA हमारा H2O वेपर।
अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, किसी एक कर्व के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि राइट द फेज डायग्राम ऑफ ए वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर कर्व और वेपराइजिंग कर्व। तो वेपराइजिंग कर्व हमारा ओ ए है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? इस तरह से लिखेंगे कि वेपर प्रेशर कर्व इज नोन एज ओ ए कर्व, आल्सो नोन एज वेपराइजेशन कर्व. It starts from point O at 0.009 degree centigrade temperature under 4.58 millimeter pressure. The end point of this curve is point A at critical temperature 374 degree centigrade and critical pressure 218 atmospheric pressure. Above this temperature and pressure, no another phase can be exist, only vapor phase exist. तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें इस फार्मूले से, तो along this curve, along OA curve, H2O liquid and vapor are in equilibrium. That is H2O liquid and H2O vapor. In this case, component is 1, phase 2, liquid and vapor. Hence, degree of freedom can be calculated as C minus P plus 2, 1 minus 2 plus 2. आंसर आपका 1 आ जाएगा. That is monovariant. मोनोवेरिएंट, इसे हम मोनोवेरिएंट बोलेंगे, यानी मोनोवेरिएंट हो गया. इसे हम वेपर प्रेशर कर्व बोलते हैं. तो इसका मतलब मोनोवेरिएंट मतलब ये क्या शो कर रहा है? मोनोवेरिएंट शो कर रहा है द स्लोप ऑफ द कर्व ओ ए इज पॉजिटिव. दैट इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर इंक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. It means if we increase the temperature slightly, the vapor phase also increases. The inclination of this curve into positive direction represents that as we increase the temperature slightly, the vapor phase also increases. Similarly, all the curves also explained in this type. तो इसी तरह हम और सारे कर्व भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. कर्व ओ बी के लिए भी अगर हम देखेंगे तो H2O सॉलिड और H2O वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में है, वहाँ भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा. इसे हम मोनो वेरिएंट ही बोलेंगे. और इसी तरह अगर OC कर्व के लिए देखेंगे तो H2O सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इस केस में भी हमारा एक 1 आएगा, इसे हम मोनो वेरिएंट बोलेंगे. तो सारे कर्व हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो इस कर्व को हम क्लासियस-क्लैपेरॉन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हालांकि कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको एक सिमिलर बताना चाहूँगा कि dP/dt इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन T BG माइनस VT. ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है जो कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा. इट मीन्स क्योंकि BG की वैल्यू यानी गैस फेज का जो है जैसे BT से ज़्यादा है. VG इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एंड VT इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड. T इज द बॉइलिंग पॉइंट वेयर VG इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रेशर. तो इस डेल्टा एच बी इक्वल टू चेंज इन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच बी को बोलते हैं. ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से भी अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव आता है. इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर कर्व आल्सो इंक्रीजेस. इसी तरह हम बात करेंगे अगर मेटास्टेबल कर्व ओ ए डैश अगर पूछ लेते हैं, कभी पूछा जाता है, तो इट रिप्रेजेंट्स द H2O लिक्विड इंटू H2O वेपर फेज. यानी जो लिक्विड होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. इट इज ए वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सुपर कूल्ड वाटर एंड इट इज पॉसिबल टू कूल लिक्विड वाटर बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट द सेपरेशन ऑफ आइस. तो एंड इट इज शोन एज ए डॉटेड लाइन्स इन द फिगर ओ ए डैश. दिस स्टेट इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट. इट इज अनस्टेबल स्टेट बिकॉज द कर्व ओ ए डैश लाइज एबव द कर्व ओ बी. कर्व ओ बी की है तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि अनस्टेबल स्टेट है. इट मीन्स दैट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द मेटास्टेबल सुपर कूल्ड वाटर इज हाइयर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द स्टेबल सॉलिड फेज. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द मेटास्टेबल सुपर कूल्ड वाटर इज हाइयर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द स्टेबल सॉलिड फेज. इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम may disturb and water may suddenly freeze. इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो फेज हमारे दो ही हैं, कंपोनेंट 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा. दैट इज इट इज़ आल्सो एन यूनिवेरिएंट. इसी तरह ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट में 3 फेजेज H2O सॉलिड लिक्विड एंड वेपर आर एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट इन इक्विलिब्रियम. अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कंपोनेंट 3 है, ये कंपोनेंट 1 है, जबकि फेज यहाँ पर देखेंगे तो सॉलिड लिक्विड वेपर 3 है.
डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर देंगे तो जीरो आएगा. इट मीन्स इट इज़ जीरो वेरिएंट. सिंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जीरो, hence the system is invariant. The temperature and pressure corresponding to this equilibrium are 0.0098 degree centigrade and under pressure 4.58 millimeter pressure respectively. तो इस तरह से the three phases can coexist in equilibrium under only one set of condition. Even slightly change in the temperature and pressure will shift the equilibrium and the three phase cannot coexist. It means one phase may disturb, only two phase may remains. अगर हम कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करेंगे तो एक फेज़ ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह हम एक दूसरा आपको बात करेंगे सल्फ़र सिस्टम के लिए. तो फेज डायग्राम ऑफ सल्फ़र सिस्टम की बात करें तो उसमें हमने पहले से ही समय बिछाने के लिए फिगर बना कर रखा है. तो इस तरह से हम वाटर फेज़ का आप लोग डिफाइन करेंगे. अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आता है कि व्हाट आर द write the phase diagram, what is phase rule and define its triple point, define its metastable curve, define its vapor pressure curve, या पूरा सारे कर्व लिखने को आ सकते हैं. सल्फर सिस्टम भी चूँकि वन कंपोनेंट में है तो एक अनदर एग्जांपल में आपको लिए ले रहे हैं. हालांकि ये इस बार कोर्स में आने का चांस नहीं है, कोर्स में है भी नहीं, फिर भी हम सल्फर सिस्टम को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये भी वन कंपोनेंट में आता है, टू कंपोनेंट में नहीं है. तो वन कंपोनेंट में हमारे सल्फ़र का देखें तो इसके एलोट्रोप चार होते हैं. सल्फ़र रोम्बिक, सल्फ़र मोनोक्लिनिक, सल्फ़र लिक्विड, सल्फ़र वेपर. ये चार फेज में सल्फ़र भी पाया जाता है. रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, दीज आर द सॉलिड फेजेज and they exist with each other at a transition temperature. Below its transition temperature sulfur rhombic may stable, above this transition temperature sulfur monoclinic stable. लिक्विड और वेपर प्रेशर के बीच भी इसी तरह हमारा सल्फ़र के दो और जो फेज हैं उनके बीच भी टेम्परेचर का एक वेरिएशन है. तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे कुल चारों फेज के लिए इस तरह से डायग्राम बना है. ए बी, बी सी, सी डी और ये ई एफ, ई सी, बी ई, डी, ये सब हमारे कर्व हैं. अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से डायग्राम बनाया गया जहाँ पर बी हमारा एक पॉइंट है जिसमें 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. कहने का मतलब हो गया सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र मोनोक्लिनिक के बीच जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह सल्फ़र मोनोक्लिनिक और सल्फ़र लिक्विड के बीच जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 114 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड सल्फ़र लिक्विड से सल्फ़र वेपर के बीच आ जाए तो एबव ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 120 तक ले सकते हैं. ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा हो जाएगा सल्फ़र वेपर फेज़. तो अगर इस टेम्परेचर पे इसके बिलो इस टेम्परेचर 95.6 सल्फ़र रोम्बिक सॉलिड फेज में एग्जिस्ट. एबव दिस टेम्परेचर सल्फ़र मोनोक्लिनिक सॉलिड फेज एग्जिस्ट. एबव 114 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फ़र मोनोक्लिनिक fused into sulfur liquid. Above 120 degree centigrade sulfur liquid slightly converts into sulfur vapor phase. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैक्सिमम देखें तो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सल्फ़र का जो होता है 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड है. जबकि 120 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा TF है, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं, या हम इस तरह से हम बोल सकते हैं ये ट्रांजिशन पॉइंट है. तो इस तरह का हम बनाएंगे तो जिसमें ए बी, बी सी और सी डी, दीज आर कर्व्स. तो कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स बिटवीन सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर वेपर, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि सल्फर रोम्बिक सॉलिड से सीधे सल्फर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. इसी तरह कर्व बी सी की बात करें तो सल्फर मोनोक्लिनिक का ये पूरा एरिया है. सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर वेपर के बीच यहाँ पर इक्विलिब्रियम है. तो यहाँ पर भी सॉलिड और वेपर भी, इसलिए इस बी सी को भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व. कर्व सी डी के बीच जो इक्विलिब्रियम है वो है सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर के बीच है. तो इसे हम वेपर प्रेशर कर्व या वेपराइजेशन कर्व बोलेंगे, जैसे वाटर में हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरह से है. इसी तरह कर्व बी की बात करें तो सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक के बीच यहाँ पर देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, एंड दिस कर्व इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व इसलिए क्योंकि 95.6 के बिलो सल्फर रोम्बिक है और एबव हो जाएगा हमारा सल्फर मोनोक्लिनिक. इसी तरह फिर हम कर्व सी की बात करें, ये भी फ्यूजन कर्व होगा क्योंकि सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम में है. अराउंड दिस कर्व सल्फर मोनोक्लिनिक एंड सल्फर लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम. कर्व ई एफ की बात करें तो ये हमारा सल्फर रोम्बिक से डायरेक्ट
सल्फर लिक्विड में ये भी हमारा फ्यूजन कर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर रोम्बिक और सल्फर लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो कुल इस प्रकार से हमारे 6 कर्व आते हैं, ये नोट्स में भी आपको दिए गए हैं। इसी तरह एरिया की बात करें तो 4 एरिया हैं, क्योंकि 4 फेज हैं तो 4 एरिया होंगे, एंड ईच एरिया कवर्स 2 डायमेंशंस। इट मीन्स एरिया इज वेरीफाइड बाई 2 डायमेंशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिना 2 डायमेंशन की कभी भी एरिया नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एरिया है ABCD, दैट इज सल्फर वेपर फेज के लिए है, और दूसरा एरिया है ABEF, ये सल्फर रोम्बिक के लिए है। तीसरा एरिया है BCE, सल्फर मोनोक्लिनिक, और चौथा एरिया है FECD या DCEF, ये है सल्फर लिक्विड के लिए। तो चौथा एरिया अगर हम बात करें तो DCEF ये हमारा चौथा एरिया है, ये हमारा चौथा एरिया शो करता है सल्फर लिक्विड के लिए। तीसरा एरिया जो है BCE सल्फर मोनोक्लिनिक, ABEF ये सल्फर रोम्बिक यानी सॉलिड, और ABCD के नीचे सल्फर वेपर फेज। 4 एरिया हो गए। ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो पहला ट्रिपल पॉइंट यहाँ B है, वेयर AB, BC एंड EB आर एग्जिस्ट, दैट इज सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर। तीनों यहाँ पर आपस में हमारा एक इक्विलिब्रियम में है, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। इसी तरह दूसरा ट्रिपल पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट C हमारा ट्रिपल पॉइंट है, जहाँ पर यहाँ भी 3 कर्व आपस में एग्जिस्ट हो रही हैं, CD, EC और BC, दैट इज सल्फर मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड सल्फर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। तीसरे ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो तीसरा ट्रिपल पॉइंट हमारा E होगा, जहाँ पर सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। तो 3 ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर भी हो गए। तो इस तरह से सल्फर सिस्टम का हम डायग्राम बनाते हैं। कैलकुलेशन की बात करें, किसी भी एक एरिया को ले लें, सपोज हमने एरिया ले लिया CD, अगर हम कर्व CD ले लें, कर्व CD दैट इज़ वेपर प्रेशर कर्व ले लेते हैं, तो इसमें भी अगर निकालेंगे वेयर सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, हेयर कंपोनेंट इज़ 1 एंड फेज इज़ 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम फेज रूल से निकालें तो 1 - 2 + 2 यानी आंसर 1 आएगा, दैट इज आल्सो यूनिवेरिएंट। सेम सिमिलरली बिल्कुल फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम की तरह इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, द एंड पॉइंट ऑफ पॉइंट D इज अबव boiling point at critical temperature. Above this temperature only one phase may exist and there is no any study for another phase. तो इस तरह से हम स्टडी करके निकाल सकते हैं। इट इज़ यूनिवेरिएंट, इट मीन्स डिपेंडेंट ओनली वन अपॉन द टेम्परेचर। इफ वी चेंज द टेम्परेचर द वेपर फेज में इंक्रीजेज एंड द कर्व ऑब्टेन एज ए पॉजिटिव कर्व, दैट इज CD। ये देखिए सारे पॉजिटिव हैं, AB, BC, CD तीनों के लिए इसी तरह लिखेंगे। और BE के लिए भी सेम इसी तरह है, टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है किसी एक वेरिएबल को, कि इन सब का इंटरसेप्ट अगर देखेंगे तो नीचे यानी टेम्परेचर वेरिएबल की तरफ ही आ रहा है। तो अगर हम किसी एक को डिफाइन कर देंगे वेरिएबल फैक्टर को, तो दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा या डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह हम सारे निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम 4 फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में रख लें। अगर ऐसा होगा तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव नहीं हो सकता है, जो कि हमारे लिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए एक समय में केवल 3 ही वन कंपोनेंट फॉर ए वन कंपोनेंट सिस्टम ओनली 3 phases में एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम एट ए टाइम इन ए हेट्रोजेनियस सिस्टम। केवल एक समय में केवल 3 ही फेज आपस में इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, चौथा फेज नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक लिक्विड, जैसे हमने ट्रिपल पॉइंट की बात की थी, रोम्बिक मोनोक्लिनिक वेपर B के लिए, C के लिए ये 3 और E के लिए रोम्बिक मोनोक्लिनिक और लिक्विड। ट्रिपल पॉइंट है, कोई 4 फेज नहीं हो सकते वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो कभी कभी छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि मैक्सिमम फेजेस कितने को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में वन कंपोनेंट के लिए, तो 3 हो जाएंगे। तो इसी तरह मैक्सिमम नंबर आप अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखें कितना हो सकता है, तो किसी एक फेज के लिए अगर हम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सल्फर रोम्बिक है, तो एरिया की बात करते हैं। एक एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट कर दें, तो एरिया जैसे वहाँ भी कैलकुलेट करते थे, ऐसे एरिया यहाँ भी हम लोग वाटर सिस्टम के लिए भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ABCD यहाँ एरिया हो गया, ABCD ये एरिया हमारा सल्फर वेपर के लिए है, ABCD दैट इज डिनोटेड द एरिया ऑफ सल्फर वेपर। ABEF ये एरिया है हमारा सल्फर रोम्बिक, BEC सल्फर मोनोक्लिनिक और FECD सल्फर लिक्विड।
तो एरिया के लिए कैलकुलेशन करते हैं ABCD। तो अगर एरिया ले ले तो हमारा सल्फर वेपर ओनली वन फेज है, तो फेज वन है, कंपोनेंट भी वन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 - 1 + 2 इट मीन्स इट इज़ 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से शो कर रहा है। किसी भी एरिया को तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब दो वेरिएबल हमारे हों। तो किसी वन कंपोनेंट के लिए नहीं, वन फेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि 2D में हम 2 ही शो कर सकते हैं, एरिया 2D में होती है जबकि वॉल्यूम 3D में। तो एरिया के लिए जब वन कंपोनेंट होगा तो हम दो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी वन कंपोनेंट सिंगल फेज के लिए 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब जो कि कोर्स में है अनदर, जो हम अगर मोर देन वन कंपोनेंट अगर लेंगे तो उसमें अलग होता है, ये इक्वेटिक या इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग आते हैं। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम सल्फर रोम्बिक सल्फर के ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। तो ये फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम है और आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा या कमेंट भी कर सकते हैं। एरिया अगर हम एक बार वाटर का भी बता दें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार वन कंपोनेंट के लिए भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही आया था। और अगर हम मान लीजिए किसी एरिया को कैलकुलेट करते हैं, सपोज़ एरिया हम यहाँ भी ले लें BOC, दैट इज़ एरिया हमारा कौन सा है? H2O सॉलिड है। तो यहाँ भी H2O सॉलिड के लिए लेंगे तो हमारा कंपोनेंट तो 1 ही है और फेज भी हमारा 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालें तो 1 - 1 + 2 दैट इज़ यहाँ भी हमारा एरिया कितना आएगा? 2 ही आएगा। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 आ रहा है। इट मीन्स ईच एरिया इज़ डिफाइंड बाई इट्स 2 डायमेंशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि ये 2 डायमेंशन को डिफाइन करेगा तभी हमारा कर्व बन भी पाएगा, अन्यथा बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। हमारा फेज डायग्राम पूरा कोर्स में जितना है इतना ही है। बाकी आप लोग अपने कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।